Next topic is azeotropic mixtures. Or these are also known as constant boiling liquids or constant boiling mixtures. एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं ये ऐसे मिक्सचर्स होते हैं, लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं विच आर ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स, बिकॉज ये दो लिक्विड्स अगर कंबाइन कर दिए जाएं तब भी ऐसा बिहेव करते हैं एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे कि वो डिस्टिल ऑफ हो जाते हैं या बॉइल ऑफ हो जाते हैं एट द सेम टेम्परेचर, और ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि वो प्योर लिक्विड्स हैं। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को आप समझने से पहले सबसे पहले आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस पता होना चाहिए। डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस होता है उसके लिए पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा डिस्टिलेशन समझने के लिए। बीच में कंडेंसर होता है, यहां पे अंदर वाली पाइप डिफरेंट होती है और बाहर से यहां से ये कंडेंसर बनाया मैंने। इसमें अंदर से जो चीज जानी है, लिक्विड जाना है, उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। बाहर की तरफ यहां ठंडा पानी सर्कुलेट हो रहा होगा। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर समझने के लिए हमें सबसे पहले डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में आइडिया होना चाहिए कि डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में देखिए ये एपरेटस मैंने बनाया है, इसमें बीच में ये जो है ये कंडेंसर है, बाहर इसमें ठंडा पानी सर्कुलेट किया जाता है यहाँ कंडेंसर में। दिस इज द इनलेट और दिस इज द आउटलेट। पानी ठंडा सर्कुलेट किया जाता है इसमें। इसमें देखिए अगर मान लीजिए आपने दो लिक्विड्स को सेपरेट आउट करना है, मैं यहां पे दो लिक्विड्स कंसीडर कर रहा हूं। एक तो है इसमें इथेनॉल C2H5OH और दूसरा है वाटर। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज 351.3 केल्विन होता है और वाटर का आपको सभी को पता है दैट इज 373 केल्विन। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है कि आपने टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ बर्नर इतना करना है इस लिक्विड मिक्सचर का कि वो 351.3 से तो ऊपर चला जाए, पर किसी भी हालत में 373 तक तो पहुंचना नहीं चाहिए, बल्कि 360 के अराउंड आपने मेंटेन कर लेना है ये टेम्परेचर। ऊपर से बैकमैन थर्मोमीटर यहां से इंसर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन टाइम टू टाइम टेम्परेचर देख सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है तो यहां से बर्नर आप हटा सकते हो। अगर लग रहा है कि कम जा रहा है तो बर्नर ऊपर नीचे यू कैन एडजस्ट द बर्नर विद योर अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो इसमें क्या होगा कि जब 351.3 केल्विन अटेन होगा टेम्परेचर इस लिक्विड मिक्सचर का, तो ओनली इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इवेपोरेट होंगे। यहां तक वेपर्स बन के, या कंडेंसर है, कंडेंस होके यहां पे इथेनॉल इकट्ठा होता जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस आप इथेनॉल और वाटर को या दो लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर सकते हो। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स हैं, ये ऐसे मिक्सचर्स होते हैं, लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ऐसे बिहेव करेंगे कि दे आर प्योर लिक्विड्स और उनका डिस्टिलेशन इकट्ठा ही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यही वाला केस लें, इथेनॉल एंड वाटर। अगर आप इथेनॉल लेते हो 95.3% बाय वेट और जो बाकी बच गया उसको लेते हो वाटर, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे 95.3% बाय वेट ऑफ इथेनॉल एंड 4.7% बाय वेट ऑफ H2O पे ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करेगा। अब ऐसा कहना कि इस परसेंटेज कंपोजिशन पे ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करेगा, तो देखिए होगा क्या कि इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ये इथेनॉल जो है अकेला इवेपोरेट होके यहां को नहीं जाएगा, अकेला नहीं जाएगा, इन दोनों ने इकट्ठे ही इवेपोरेट हो जाना है। और किस टेम्परेचर पे हो जाना है? 351.15 केल्विन पे, जो कि इन दोनों से ही कम है।
वैसे अगर इस परसेंटेज कंपोजिशन से अलग लेते तो मैंने ये समझाया आपको कि इथेनॉल ने पहले जाना था और किस टेम्परेचर पे इवेपोरेट होना था, 351.3 केल्विन पे। लेकिन अगर कंपोजिशन ले ली जाए 95.3% ऑफ इथेनॉल एंड 4.7% बाय वेट ऑफ H2O, तो 351.15 केल्विन पे दोनों ही इवेपोरेट हो जाएंगे और जिस कंपोजिशन पे यहां है उसी कंपोजिशन पे कंडेंस होके यहां पे आ जाएंगे। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे इथेनॉल और वाटर को आप अलग करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस, वो आप नहीं कर पाओगे। So, ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स जैसे इथेनॉल एंड वाटर जो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, जैसे इथेनॉल 95.3% बाय वेट एंड वाटर 4.7% बाय वेट, इस तरह बिहेव कर रहे हैं एज इफ ये दोनों के दोनों प्योर लिक्विड्स हैं, एक ही लिक्विड है और दोनों इकट्ठे ही यहां से इवेपोरेट होके डिस्टिल ऑफ होके इस साइड को कंडेंस होके पहुंच रहे हैं। सो ऐसे लिक्विड मिक्सचर को कहा जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स देखिए दो तरह के हो सकते हैं, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, और एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है दिस इज ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। इसको समझने से पहले आपको एक बॉइलिंग पॉइंट का आइडिया दूं मैं। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड? बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर होता है जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बिकम्स इक्वल टू द प्रेशर अबव द लिक्विड। अब अगर ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स हो जो पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहे हैं फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर मींस जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट उनका क्या होगा? कम होगा। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो ये वाले जो है इथेनॉल एंड वाटर, दिस शोज, ये लिक्विड मिक्सचर जो है ये पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं तो दैट मींस इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा कम होगा फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बनाएंगे दोनों, the type of azeotropic mixtures found by them is known as minimum boiling azeotropic mixtures। जैसे आप देख भी सकते हो यहां पे इनका जो बॉइलिंग पॉइंट आया 351.15 है, which is less than 351.3 and 373 Kelvin। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर देखा हमने, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एग्जांपल लिया मैंने उसका इथेनॉल एंड वाटर वाला लिक्विड मिक्सचर। ये एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे 95.3% ऑफ इथेनॉल एंड 4.7% ऑफ वाटर जब कंपोजिशन ले रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि ये कॉन्स्टेंटली ये दोनों के दोनों लिक्विड मिक्सचर्स बॉइल ऑफ कर रहे हैं, डिस्टिल ऑफ हो रहे हैं एट द टेम्परेचर 351.15 केल्विन, जो कि इन दोनों टेम्परेचर इनके बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से कम है। तो ऐसे टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहा जाता है। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो भी बनते हैं वो वाले लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, दैट मींस उनका जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, बिकॉज उनके केसेस में ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो होंगी कम होंगी एज कंपेयर टू ए एंड डी बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स फॉर्म्ड बाय द लिक्विड मिक्सचर जो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सिमिलरली जो सेकेंड टाइप है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, उसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एंड वो एग्जांपल है HCl एंड H2O का।
H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है आप सभी को पता है, दैट इज 373 केल्विन, और इस HCl का बॉइलिंग पॉइंट इज 188 केल्विन। तो किसी भी नॉर्मल कंपोजिशन कोई भी ली जाए, अपार्ट फ्रॉम दी एजिट्रोपिक कंपोजिशन जो है, उससे छोड़ के कहीं भी पे भी आप इनको लिया जाए कि HCl को मिक्स कर दें आप H2O के साथ, तो होगा क्या कि 188 केल्विन पे HCl ने क्या हो जाना था, यहां से इवेपोरेट होना था, और HCl ने यहां पे आ जाना था। तो आपने अगर HCl और वाटर को अलग करना है तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से कर सकते हो कि आप मान लीजिए टेम्परेचर मेंटेन कर दो इसका 200 केल्विन, इस लिक्विड मिक्सचर का आप टेम्परेचर मेंटेन कर दीजिए 200 केल्विन। 188 केल्विन पे इसके वेपर्स बनने शुरू हो जाने, बॉयल होना शुरू हो जाना HCl ने, यहां से बॉयल ऑफ होगा, यहां से कंडेंस होकर यहां आ जाएगा, यहां HCl रह जाए, यहां पे HCl आ जाएगा और यहां पे H2 आ जाएगा। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर कंपोजिशन ली जाए इसकी, और वो पर्टिकुलर कंपोजिशन है कि 20.3% बाय वेट HCl ले, बाकी जितना बच गया उसको वाटर ले, तो इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे 20.3% HCl जहां पे होगा, वहां पे ये एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करेगा। एजियोट्रोपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये दोनों इकट्ठे के इकट्ठे यहां से डिस्टिल ऑफ होके यहां पे आ जाएंगे, और इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे आप HCl और H2O को विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन अलग अलग नहीं कर सकते, और वो टेम्परेचर होगा इस केस में 383 केल्विन। तो कहने का मतलब ये है कि इस केस में 188 केल्विन पे कुछ नहीं होगा। अगर आप कंपोजिशन 20.3% HCl ले रहे हो, बाकी जितना बच रहा है उसको H2O ले रहे हो, तो इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे 188 केल्विन पे टेम्परेचर करते जाओ, कुछ भी डिस्टिल ऑफ नहीं होगा। 373 केल्विन पे कुछ नहीं होगा, 383 केल्विन पे जाके होना है जो भी होना है, और इकट्ठे इकट्ठे दोनों, मतलब 20.3% जितना है ये, बाकी जितना H2O, दोनों इकट्ठे इकट्ठे जिस कंपोजिशन में यहां पे है उसी कंपोजिशन पे यहां पहुंच जाएंगे। और ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, वो जो टाइप ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स बनाएंगे, दे आर नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। HCl and H2O, they show negative deviation from the ideal behavior. What does it mean that they show negative deviation from the ideal behavior? It means that HCl और H2O की इंटरेक्शन जो है, they are greater as compared to जो HCl अकेले की है और H2O अकेले की है। इंटरेक्शंस अगर ज्यादा है तो क्या होना है, इंटरेक्शंस अगर ज्यादा है तो वेपर फॉर्मेशन कैपेसिटी इनकी कम होनी है एज कंपेयर टू HCl इंडिविजुअली जो थी और H2O की इंडिविजुअली जो थी। वेपर फॉर्मेशन कैपेसिटी जब कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट शुड बी हायर, बॉइलिंग पॉइंट शुड बी हायर। और वही देखिए एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट है कि HCl जो है 20.3% लिया जाए और बाकी ये लिया जाए, तो जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा दोनों का एजियोट्रोपिक मिक्सचर का, दैट विल बी मोर, दैट विल बी 383 केल्विन, which is more than 188 and 373 both. So azeotropic mixtures are nothing but ये ऐसे liquid mixtures होते हैं जो एक particular composition पे दोनों के दोनों बॉयल ऑफ हो जाते हैं, दोनों के दोनों डिस्टिल ऑफ हो जाते हैं, उसी कंपोजिशन में कंडेंसर से होके दूसरी साइड आ जाएंगे जिस कंपोजिशन में वो लेफ्ट साइड यहां पे प्रेजेंट थे। सो दिस वाज एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। टू टाइप्स हमने डिस्कस किए, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स and minimum boiling azeotropic mixtures. Next topic is colligative properties. तो सबसे पहले what are colligative properties? Colligative properties ऐसी properties होती हैं जो number of solute particles पे depend करती हैं. So these are the properties of the solution which depend upon the number of solute particles. So they depend upon number of solute particles. So these are also known as democrative properties. जैसे डेमोक्रेसी में आपको पता है everything depends upon the number of votes, कि किसकी फेवर में कितने वोट्स पड़े हैं उससे सारी डेमोक्रेसी चलती है। किसने इलेक्ट होना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द वोट्स वोटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। सो यहां पे इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं
which depend upon the number of solute particles. तो जहां नंबर आ गया, so therefore they are also known as democratic properties. ये चार टाइप्स हैं इसकी colligative properties की. First is relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure. Second is elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Third is depression in freezing point. Fourth is osmotic pressure. तो इसमें आपने पहले तो ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज याद भी रखनी है कि कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं. कई बार आपको AIEEE वगैरह में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उसमें ये बोल देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कई बार पजल करने के लिए ऑप्शन में दिया होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. तो अकेला अगर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दिया हो तो माइंड इट कि अकेला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. Relative word is very important. Relative lowering in vapor pressure is a colligative property. अकेला boiling point दिया हो, boiling point is not a colligative property. Elevation in boiling point, that is a colligative property. Third is depression in freezing point is a colligative property. और last osmotic pressure ही एक ऐसी colligative property जिसके आगे पीछे कुछ भी relative lowering या depression ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है. Only osmotic pressure itself is a colligative property. तो इसको याद रखना है आपने कि चार colligative properties कौन सी हैं? Relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. These are the four colligative properties जिनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे. First is relative lowering in vapor pressure. सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये सारे के सारे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर रहे हैं इसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर रखा है इन अ लिक्विड. सो वी विल बी कंसिडरिंग द सॉल्यूशंस. हम वो वाली सॉल्यूशंस कंसिडर कर रहे हैं इसमें जिसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट. नॉन वॉलेटाइल पहले भी बताया आपको, नॉन वॉलेटाइल मींस ऐसे पार्टिकल्स जो कि इवेपोरेट नहीं होते, जो कि वेपोराइज नहीं होंगे. For example, NaCl dissolved in water. So that will be NaCl. यहां पे क्या है? Non volatile solute particle है. तो फर्स्ट केस में मान रहा हूं इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर रहे हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. तो वेपर प्रेशर में जो है डिक्रीज आ जाता है जब आप एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर देते हो लिक्विड में. एग्जांपल पहले भी लिया था, एक बार फिर से देखिए कि जैसे H2O है, प्योर H2O जिसमें कि कुछ भी डिसॉल्व नहीं है, और एक केस है कि H2O में आपने डाल दिया NaCl पार्टिकल्स. NaCl डिसॉल्व कर दिया आपने, तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? इस सॉल्यूशन का ज्यादा होना चाहिए या प्योर वाटर का ज्यादा होना चाहिए? प्योर वाटर का ज्यादा होगा, बिकॉज जो वेपर फॉर्मेशन कैपेसिटी है दैट इज अ सरफेस फिनोमिना. इवेपोरेशन पे, रेट ऑफ इवेपोरेशन पे डिपेंड करेगा कि वेपर्स किसके ज्यादा बनेंगे. इसमें सरफेस एरिया अवेलेबल ज्यादा है. इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि NaCl पार्टिकल्स जो हैं
उन्होंने कुछ सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, NaCl ने तो इवेपोरेट होना नहीं है, वाटर ने इवेपोरेट होना है, तो वाटर को जो सरफेस एरिया अवेलेबल है दैट इज लेस एज कंपेयर टू इन दिस केस। सो इस केस में वेपर फॉर्मेशन कम होनी है, इसका वेपर प्रेशर कम होगा। सो ऐसी सॉल्यूशन विच कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स, उसका वेपर प्रेशर विल बी लेस एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट जिससे कि वो बनी है। तो इसमें देखिए सॉल्वेंट को A से रिप्रेजेंट करना है हमने और B से सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करना है। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, पीछे हमने डिराइव किया वैसे रिलेटिव लोडिंग के लिए कि PB विल बी इक्वल टू PB नॉट XB, दिस इज अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। और PA क्या होगा, PA विल बी इक्वल टू PA नॉट XA, दिस इज अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A, सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर जो होगा दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, एंड जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट होगा दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। जो टोटल आएगा प्रेशर इस केस में दैट शुड बी इक्वल टू PA प्लस PB, that means it will be equal to PA naught XA plus PB naught XB। लेकिन हम इसमें क्या कंसीडर कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स कंसीडर कर रहे हैं, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स करके प्रेशर क्या होना चाहिए, दैट विल बी जीरो। तो इस केस में दिस हैज टू बी जीरो। सोल्यूट पार्टिकल्स क्योंकि नॉन वोलेटाइल हैं तो PB naught XB विल बी जीरो। So we are left only with PT will be equal to PA naught XA। और एक चीज बताई गई आपको पहले कि XA plus XB, XA plus XB is equal to 1। यहां से आप डिराइव कर सकते हो कि XA क्या होगा, XB की टर्म्स में 1 minus XB, so it will be equal to P total is equal to PA naught 1 minus XB। इस इक्वेशन को आगे हम ओपन अप करते हैं, इसको P टोटल या P सॉल्यूशन, वी कैन राइट इट एज P सॉल्यूशन, PT विल बी P सॉल्यूशन, दिस विल बी इक्वल टू PA नॉट माइनस PA नॉट XB, PT विल बी इक्वल टू PA नॉट माइनस PA नॉट XB। सो दिस विल बी, इसको इस साइड ले आए हम, PA नॉट XB इज इक्वल टू PA naught minus P of solution PT is the solution का vapor pressure, so XB will be PA naught minus P solution or P total upon PA naught। So this is expression for relative loading in vapor pressure, क्योंकि PA naught क्या है, PA naught है vapor pressure of pure solvent, PA naught इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जैसे वाटर का केस लें और एक केस लें आप NaCl इन वाटर, तो PA नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, और PT दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, PA नॉट जो है ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हो गया अगर NaCl इन वाटर वाला केस लें, एंड PT इज द वेपर प्रेशर किस सॉल्यूशन का, जिसमें कि आपने पानी में नमक डाल रखा है। तो आपको ये मैंने पहले बताया कि पानी में अगर नमक डाल दें, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल डाल दें, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो प्योर वाटर से कम होगा। तो ये क्या आ गया, PA नॉट माइनस PT, दिस इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और विद रेफरेंस टू PA नॉट आप इसको ले रहे हो, PA नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। So this is the relative lowering in vapor pressure, and this is equal to the mole fraction of the solute particles। XB is the mole fraction of solute। So यहां से देखिए आप कि ये जो आया एक्सप्रेशन जो आया relative lowering in vapor pressure, this is a colligative property। क्यों ये colligative property है, because ये XB पे डिपेंड कर रही है, और XB क्या होता है, XB is NB divided by Na plus Nb, this is equal to
PA naught minus PT, vapor pressure of the solution, upon PA naught. This is relative lowering in vapor pressure. This is depending upon XB, and XB is depending upon NB, upon Na plus NB. NB are the number of the moles of solute particles. Number of moles किस पे depend करेंगे? Number of moles depend करेंगे number of solute particles पे. So in a way, this relative lowering in vapor pressure is depending upon NB, number of the moles of the solute particles. That means is depending upon number of solute particles. Therefore, this is a colligative property. Next is कि हमने इसमें से देखना है कि how can we calculate the molecular mass of solute from this expression. We have to calculate the molecular mass of the solute particles from relative lowering in vapor pressure, because colligative properties को हम use कर रहे हैं in order to calculate the molecular masses of the solute particles. तो relative lowering in vapor pressure आया हमारे पास PA naught minus PS और PT upon PA naught, and this is equal to XB mole fraction. XB जो है that is equal to NB divided by Na plus NB mole fraction. अब यहां पे मैं कंसिडर करूं कि if the solution is very dilute, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो आप डिनोमिनेटर में सॉल्यूट पार्टिकल्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को आप यहां पे नीचे नेग्लेक्ट कर सकते हो. तो दिस इक्वेशन विल कम आउट टू बी PA naught minus PT upon PA naught is equal to NB divided by Na. रीजन इसमें ले रहे हैं हम कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, NB can be neglected in the denominator. So this was NB upon Na. We have neglected NB in this denominator, so it will be NB upon Na. अब NB नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखते हो सोल्यूट पार्टिकल्स के आप? नंबर ऑफ मोल्स, मोल कंसेप्ट में हमने बताया आपको कि नंबर ऑफ moles of solute particles जो होंगे they will be equal to WB weight upon molecular mass. So this is NB, WB upon MB, और Na क्या हो जाएगा? WA upon MA. और इस एक्सप्रेशन से आप MB निकाल सकते हो. MB will be equal to, अगर इसको ऊपर ले जाए और relative lowering in vapor pressure नीचे आ जाएगी, WB MA upon WA. So this is the expression by which you can calculate the molecular mass of the solute अगर आपको relative lowering in vapor pressure पता हो. तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि WB क्या होता है? This is weight of the solute in grams. MB is the molecular mass of the solute. MA is the molecular mass of the solvent. WA is the weight of the solvent in grams. So this is weight of the solvent in grams. MA is the molecular mass of the solvent. WB is solute in grams. This is the molecular mass of the solute. And from this expression, you can calculate the molecular mass of the solute. So this was the first property, relative lowering in vapor pressure, और इसकी हेल्प से आपको molecular mass determine करके बताया. और ये colligative property होती क्यों है ये बताया. So this was the first colligative property. Next colligative property जो है that is elevation in boiling point. Second is elevation in boiling point. तो इसमें भी हमने क्या कंसिडर करना है? वी आर कंसिडरिंग
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स डाले हुए हैं आपने। अगर वही केस कंसिडर किया जाए जिसमें कि आप पानी में NaCl पार्टिकल्स डाल दें, तो दैट विल बी, उस केस में क्या हो जाएगा, सेम वही मैं आपको एक्सप्लेन करूं। दिस इज प्योर H2O एंड इन दिस केस NaCl पार्टिकल्स अगर आपने डिसॉल्व किए हैं NaCl इन H2O, तो ये पहले बता चुके हैं आपको कि वेपर फॉर्मेशन कैपेसिटी इस केस में कम हो जाएगी। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द प्रेशर अबव द लिक्विड। So boiling point is nothing but it is the pressure at which vapor pressure of the liquid becomes equal to pressure above the liquid। अगर ओपन कंटेनर में है तो उस केस में क्या होगा, ओपन कंटेनर में कंसीडर करें तो ऊपर से जो वेपर प्रेशर है दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। So boiling point is the temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure। अगर आपने ये दोनों केसेस कंसिडर कीजिए कि अगर आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए इसमें, तो इस केस में जो वेपर फॉर्मेशन कैपेसिटी है वो कम है। अगर वेपर प्रेशर फॉर्मेशन, जो वेपर फॉर्मेशन कैपेसिटी है दैट इज लेस, तो इस केस में बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट शुड बी हायर। आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी इस केस में, सो दैट इसका जो वेपर प्रेशर है वो ऊपर वाले प्रेशर के बराबर हो जाए। सो देयर इज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स डाल देते हो किसी प्योर लिक्विड में, तो जो सॉल्यूशन बनती है, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है उसमें एलिवेशन आ जाता है, एलिवेशन एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। और इसका आप डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स देखिए। पूरा डिस्कस करने से पहले, इसको एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले, देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स, इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स इन अवर डे टू डे लाइफ। एक तो सबसे पहले प्रेशर कुकर का एग्जांपल लीजिए। प्रेशर कुकर में, अब नाउ आई एम टेकिंग द एग्जांपल्स फ्रॉम डे टू डे लाइफ जो कि इसके बेसिस पे हैं। तो सबसे पहले तो प्रेशर कुकर का फिनोमिना क्या है, उसमें वेजिटेबल्स जल्दी क्यों बनती हैं, क्या रीजन है उसका। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, इन केस ऑफ प्रेशर कुकर, मान लीजिए आपने इसमें राइस कुक कर रहे हो आप। एक मैं कंपेयर कर रहा हूं ओपन कंटेनर के साथ कि ओपन कंटेनर में अगर बनाएं और इस कुकर में बनाएं तो क्या डिफरेंस होगा। प्रेशर कुकर में क्या होगा कि देयर विल बी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। अभी यहां पे मैं आई एम नॉट टेकिंग इनटू एग्जांपल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स का कोई एग्जांपल नहीं है, अभी सिंपली प्रेशर कुकर। उसके बाद इसमें एग्जांपल लूंगा कि अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए जाएं तो और फायदा हो जाता है, जल्दी बन जाती है वेजिटेबल्स या जल्दी राइस कुक हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे आप हीट देना शुरू करोगे, ऊपर से तो बंद है ये और इवेपोरेशन होनी है, वेपर्स बनेंगे और ऊपर वाला प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा इस केस में कि पानी अब इस केस में 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होगा। पानी मान लीजिए अब इस केस में बॉयल हो रहा है 100 के बजाय मान लीजिए 160 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड शुड बी इक्वल टू प्रेशर अबव इट। अब इस केस में प्रेशर ऊपर इतना ज्यादा हो जाएगा कि पानी ने 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होना है इस केस में, इट विल बी बॉइलिंग एट 160 और 170 सपोज कीजिए, इट इज सपोज बॉइलिंग एट 160 डिग्री सेल्सियस। 160 पे बॉयल होने का फायदा क्या हो गया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे इस केस में 100 पे बॉयल हो रहा है वाटर। 100 पे 100 से ज्यादा जितनी मर्जी हीट देते रहो इसको, दैट विल बी इन अ सेंस वेस्टेड। वेस्ट क्यों होगी, बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जितनी हीट दे रहे हो आप, 100 डिग्री सेल्सियस पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विल कम इनटू द पिक्चर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज, जो लिक्विड को वेपराइज करवाने के लिए हीट देनी पड़ती है 100 डिग्री सेल्सियस पे, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इस केस में 100 से ज्यादा जितनी भी हीट दे रहे हो, सारी की सारी कहां जा रही है, इसको वेपराइज करने में जा रही है। राइस को या वेजिटेबल्स कुक करने में यूज तो नहीं हो रही, दैट इज बीइंग वेस्टेड इन द सेंस एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
और इस केस में 100 से आप टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट हैज बीन रेज टू 160 डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में क्या होगा कि 160 पे जाके लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला जो फिनोमिनन है दैट विल कम इनटू द पिक्चर। 100 से 160 तक जितना भी आपने टेम्परेचर रेज करवाया वो सारी की सारी हीट किसने ली? पानी ने अपने में ली। और पानी ने अपने में ली, पानी में ही वेजिटेबल्स है, पानी में ही राइस है, तो उससे वेजिटेबल्स और राइस विल बी कुक्ड अर्लियर इफ वी कुक देम इन अ प्रेशर कुकर, बिकॉज प्रेशर कुकर लीड्स टू एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली हम कहते हैं कई बार कि पानी में इसमें जब भी आपने वेजिटेबल्स कुक करनी है उसमें नमक पहले ही डाल लें, रच जाएगा। डे टू डे लाइफ में हम कहते हैं कि रच जाएगा। उससे फायदा क्या हो रहा है? उसमें दिस कम्स इनटू पिक्चर कि जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स डाल दोगे साथ में, प्रेशर कुकर ऑलरेडी बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट कर रहा है। अगर उसमें आप नमक हल्दी पहले से डाल दो तो उससे फायदा और हो जाएगा एक कि देयर विल बी फर्दर एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स वो क्या करेंगे? सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। वेपर फॉर्मेशन कैपेसिटी लिक्विड की कम हो जाएगी। वेपर फॉर्मेशन कैपेसिटी कम होने से क्या होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाएगा। एक तो प्रेशर कुकर रेज कर रहा है, ऊपर से आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स नमक वगैरह पहले डाल दिया तो उससे और ज्यादा रेज हो जाएगा। और 160 के बजाय मान लीजिए अब 165 पे बॉयल हो रहा है तो वेजिटेबल्स और राइस और जल्दी बन जाएंगे। सो दिस इज द फिनोमिनन जिसमें आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स डाल के बॉइलिंग पॉइंट रेज कर सकते हो। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इसको ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो दिस इज द वेपर प्रेशर और pressure on the y-axis and on the x-axis we have temperature। दो कर्व्स मैंने बनाए हैं। ऊपर वाला कर्व किसका होना चाहिए? सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स का, और इट शुड बी प्योर सॉल्वेंट का। आपको पता है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो नीचे वाला कर्व किसका होना चाहिए? सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन कौन सी बात हो रही है यहां पे? सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स। और ऊपर वाला कर्व किसका होना चाहिए? दिस विल बी फॉर प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर विल बी हायर देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स। अब सपोज करें कि दिस इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो लाइन बनाई है मैंने, दिस इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर ओपन कंटेनर में बात हो रही है तो ये वाला टेम्परेचर क्या होना चाहिए? दिस शुड बी द बॉइलिंग पॉइंट फॉर प्योर सॉल्वेंट। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आ रहा है दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट फॉर प्योर सॉल्वेंट। और ये वाला जो कर्व जा रहा है दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स। तो इस पॉइंट पे जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज बिकमिंग इक्वल टू द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नीचे को आएगा दिस विल बी बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स। अब इस कर्व से देखिए, इस ग्राफ से क्लियर है कि वो सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। और ये जो जितना ज्यादा आया दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टीबी। सो दिस इज डेल्टा टीबी, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और दिस हैज बीन फाउंड आउट कि डेल्टा टीबी जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और क्योंकि मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा है एलिवेशन जो है बॉइलिंग पॉइंट में, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और मोलैलिटी किस पे डिपेंड करती है? मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। और नंबर ऑफ मोल्स पे क्योंकि डिपेंड कर रही है ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स पे, इसलिए डेल्टा टीबी इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
elevation in boiling point is a colligative property. और this has been found out कि delta TB is directly proportional to molality, तो proportionality sign अगर आपने हटाना हो तो this will be equal to KBM, where KB is a constant and is known as molal elevation constant. It is a constant and is known as molal elevation constant or abelioscopic constant. It is a constant, molal elevation constant or abelioscopic constant. Next aim in this case is we have to find out the molecular mass of the solute from this expression, क्योंकि colligative properties को हम use कर रहे हैं in order to calculate the molecular masses of the solute. तो delta TB जो है कैसे निकलेगा? molecular mass is equal to KB and molality कैसे लिख सकते हो आप? molality आपको पता है is number of moles of solute particles per kg of the solvent. तो number of moles of solute particles आप लिख सकते हो WB upon MB. These are number of moles of the solute particles. और नीचे क्या लेना है आपने? weight of the solvent in kg. Let WA is the weight of solvent in grams. इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 1000 से and that will give you the molality. This is the expression for molality. WB upon MB gives number of moles of the solute particles. WA is the weight of the solvent in grams. इसको आपने kg में convert किया divided by 1000 and from this expression MB can be calculated and MB will be equal to KB WB into 1000 upon delta TB into WA. This is the expression by which you can calculate the molecular mass of the solute using second colligative property, that is elevation in the boiling point. तो second property colligative property से हम molecular mass निकाल सकते हैं by using this expression MB is equal to KB WB into 1000 upon delta TB into WA. थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है? फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पे लिक्विड फेज और सॉलिड फेज एक सब्सटेंस की इक्विलिब्रियम पे होती हैं. सो इट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड फेज ऑफ अ सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम. सो दिस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच the solid and the liquid phases of a substance have same vapor pressures. So it can be defined in two ways. The freezing point is the temperature जहां पे liquid and the solid phases जो होंगी substance की वो equilibrium पे होंगी, और या फिर it can be defined as the temperature at which the solid and the liquid phases of a substance have same vapor pressures. अब इसमें देखेंगे हम कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में डालते हैं तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि दैट लीड्स टू डिक्रीज इन इट्स वेपर प्रेशर. तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें
On the y-axis we have the vapor pressure and on the x-axis we have the temperatures. तो solid solvent के लिए liquid solvent and solution के लिए जो curves आएंगे कुछ ऐसे को आएंगे. ऊपर वाला curve जो होना चाहिए that should be for, this will be for liquid solvent. और जो नीचे वाला कर्व है this will be for solution containing non volatile solute particles. क्योंकि जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स डालते हैं किसी सॉल्वेंट में उससे उसके वेपर प्रेशर में डिक्रीज आ जाता है. और यहां पे जो कर्व है ये वाला दिस इज फॉर सॉलिड सॉल्वेंट. दिस इज फॉर सॉलिड सॉल्वेंट. अब इसको भी अगर ज्वाइन करते हैं हम सॉल्यूशन वाले कर्व को भी इसके साथ, तो पहली बात तो ये वाला जो टेम्परेचर होगा इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या होना चाहिए, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द लिक्विड सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट. क्योंकि इस टेम्परेचर पे जो लिक्विड सॉल्वेंट है और सॉलिड सॉल्वेंट है दैट दे हैव द सेम वेपर प्रेशर्स. और फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फेज एंड द सॉलिड फेज हैव द सेम वेपर प्रेशर्स. सो दिस पॉइंट corresponds to the boiling point of the pure solvent. अब हमने उसमें डाल दिया कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जैसे पानी में मान लीजिए हमने डाल दिया NaCl, तो उसका जो सॉल्यूशन बनेगी कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स, उसका देखिए जो फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है यहां पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस केस में ये वाला फ्रीजिंग पॉइंट होगा इसका. बिकॉज एट दिस टेम्परेचर द सॉलिड फेज एंड द लिक्विड फेज ऑफ द सोल्यूशन they have their vapor pressures have become equal. अब इसमें ये मैंने ये वाला कर्व जो लिया है that is only for the solid solvent, क्योंकि सॉल्यूशन में हम कंसीडर कर रहे हैं कि we have non volatile solute particles. कहने का मतलब जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स हैं जैसे NaCl आपने पानी में डाला है और NaCl कंटेनिंग वाटर को जब आप फ्रीज करोगे तो फ्रीज किसने होना है, फ्रीज अकेले H2O मॉलिक्यूल्स ने होना है. NaCl ऑलरेडी सॉलिड्स हैं तो वो तो फ्रीज नहीं होंगे. देयरफॉर यहां पे जो कर्व लिया गया है ये वाला दिस इज ओनली फॉर द सॉलिड सॉल्वेंट. और जहां पे सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है लिक्विड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आ रहा है दिस टेम्परेचर इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट. और इस टेम्परेचर पे जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन are becoming equal to the vapor pressure of the solid solvent, यहां पे जो फ्रीजिंग ये टेम्परेचर आ रहा है दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. तो यहां से हम देख सकते हैं कि देयर इज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. अगर आप सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स डाल दो तो दे विल बी डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सोल्यूशन. And this is the depression in the freezing point represented by delta TF. So we have concluded from this graph that there is depression in the freezing point अगर आप किसी liquid solvent में non volatile solute particles डाल देते हो. And this delta TF, which is depression in freezing point, is directly proportional to molality of the solution. It has been found out that delta TF, depression in the freezing point, is directly proportional to molality of the solution. और proportionality sign को हटाएं अगर तो delta TF is equal to KF into molality, where KF जो है that is a constant and is known as मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और is also known as cryoscopic constant.
also known as cryoscopic constant. अब इस इक्वेशन से अगर आप मोलैलिटी को 1 डाल दें, if molality is 1, तब क्या बन जाएगी इक्वेशन ये? Then this equation will be delta TF is equal to KF. If molality is 1, then delta TF is equal to KF. तो आप इस मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हो? It can be defined as the depression in the freezing point when the molality of the solution is 1. So molar depression constant or cryoscopic constant can be defined as the depression in the freezing point when molality is 1. और molality is 1 का क्या मीनिंग होता है? Molality is 1 means कि 1 gram of 1 mole of solute is dissolved in 1000 grams of the solvent. So we can define it, molar depression constant, as the depression in the freezing point when 1 mole of the solute particles, they are dissolved in 1 kg of the solvent. Now, determination of molecular mass. Determination of molecular mass of solute from depression in freezing point. Now we will determine the molecular mass of the solute from the depression in the freezing point. अभी हमने रिलेशन किया कि डेल्टा TF is equal to KF into molality. आपको पता है मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट. तो यहां पे हम मोलैलिटी की वैल्यू डालें अगर, तो मोलैलिटी विल बी number of moles of solute. Number of moles of solute means WB upon MB. These are number of moles of solute. और नीचे क्या चाहिए हमें? पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट. तो अगर आपको सॉल्वेंट गिवन है WA ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको आप केजी में कन्वर्ट करोगे, डिवाइडेड बाय 1000. So this is the value of molality, number of moles of solute WB upon MB. And weight of the solvent in kg. WA अगर ग्राम्स में दिया हुआ, weight of the solvent अगर आपको ग्राम्स में दिया हुआ है, तो इसको आप 1000 से डिवाइड करके kg में कन्वर्ट कर रहे हो. हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट. MB यहां से निकल सकता है. So MB will be equal to KF WB into 1000 upon delta TF into WA. Expression from which we can determine the molecular mass of the solute from depression in the freezing point. Next is कि कुछ applications हैं इसकी depression in the freezing point की. First है कि सब जीरो टेम्परेचर्स पे कार्स को चलाने के लिए रेडिएटर्स में कुछ सॉल्वेंट ऐड किया जाता है, विच इज इथाइलिन ग्लाइकोल. इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करेगा? वैसे सब जीरो टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पे कार्स जो है दे विल स्टॉप फंक्शनिंग, क्योंकि रेडिएटर्स में जो वाटर है दैट विल फ्रीज. लेकिन उसमें डाला जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल. तो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करेगा? It will lead to depression in the freezing point of water. तो जीरो के बजाय अब जो वाटर है रेडिएटर्स में that will freeze suppose at -5 डिग्री सेल्सियस. तो अब -5 डिग्री सेल्सियस तक कार will function properly. Similarly, अगर रोड्स पे से स्नो को हटाना हो तो स्प्रे कर दिया जाता है वहां पे NaCl या फिर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड.
एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या फिर NaCl क्या करेगा, दैट विल लीड टू डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो मान लीजिए वहां पे जो टेम्परेचर है दैट इज -5 डिग्री सेल्सियस, तो NaCl इस हिसाब से स्प्रे करेंगे कि मान लीजिए डिप्रेशन जो है दैट इज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस, तो अब जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा दैट विल बी -10 डिग्री सेल्सियस। आपने इस हिसाब से NaCl स्प्रे किया रोड पे कि नाउ द फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन है आपने इतना कर दिया कि डिप्रेशन आप ले आए हैं फ्रीजिंग पॉइंट में 10 डिग्री सेल्सियस का। नाउ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी -10 डिग्री सेल्सियस, और मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे जो टेम्परेचर है, नॉर्मल जो टेम्परेचर है दैट इज -5 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट इज -10 डिग्री सेल्सियस। अब इस स्टेज में जब आपने NaCl स्प्रे किया है और वैसे जो बाहर का टेम्परेचर है दैट इज -5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर एज कंपेयर टू -10 डिग्री सेल्सियस, तो अब क्या होना चाहिए स्नो का, स्नो इट विल मेल्ट। सो देयर आर सर्टेन एप्लीकेशंस। फर्स्ट मैंने बताया कि कार रेडिएटर्स में इथाइलिन ग्लाइकोल डाला जाता है, और इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है, इट विल हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कार रेडिएटर। सब जीरो टेम्परेचर्स पे भी कार्स कैन फंक्शन प्रॉपरली। जैसे इतना इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया जाए कि अब वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 के बजाय -5 डिग्री सेल्सियस हो जाए, there will be depression in the freezing point of water. Now suppose इथाइलिन ग्लाइकोल डालने पे वाटर जो है उसमें रेडिएटर में उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज -5 डिग्री सेल्सियस। अप टू -5 डिग्री सेल्सियस अगर कार चलाना चाहते हो तो दैट विल फंक्शन प्रॉपरली, अदरवाइज 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर ने फ्रीज हो जाना था और प्रॉब्लम आ जानी थी। और दूसरा मैंने बताया फंक्शन, इसकी एप्लीकेशन की आपने अगर रोड्स क्लियर करने हो, स्नो को पिघलाना हो, तो आप NaCl को या फिर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को स्प्रे करते हो। NaCl जो है या कैल्शियम क्लोराइड है दैट इज अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। उससे क्या होगा, देयर विल बी डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 0 डिग्री सेल्सियस के बजाय अब इतना मान लीजिए NaCl स्प्रे किया है कि नाउ द फ्रीजिंग पॉइंट इज -10 डिग्री सेल्सियस, और वहां पे जो टेम्परेचर है लेट दैट टेम्परेचर बी -5 डिग्री सेल्सियस। So this is now the freezing point, and the temperature outside there in those conditions is -5 degree Celsius, and this temperature -5 degree Celsius is more than -10 degree Celsius. So there will be क्या होगा, बर्फ जो है अपने आप पिघल जाएगी और that will lead to clearance of the roads. Next colligative property which we will discuss is the last property, colligative property.